हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी एजुकेशन। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने घटनासार की जो श्रृंखला हमने जो चलाई है, उसमें आपने राष्ट्रीय जो पार्ट है उसका जो हमने डाला उसको आपने बहुत प्यार दिया। अभी प्यार देने की बारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब आप कहते हैं कि आप पढ़ा नहीं रहे हैं, आप साथ ही साथ उसको समझाते भी हैं। तो देखिए जहाँ तक समझा सकता हूँ, वहाँ समझा सकता हूँ क्योंकि ये लेक्चर अगर समझाने लगेंगे तब तो ये और बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी राष्ट्रीय में 3 घंटे की वीडियो बनी है, अभी ये लगभग 2 घंटे की वीडियो बनने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय की। तो आप लोग इसको देखिए, प्यार दीजिए और ठंड बहुत है, ध्यान रखिए। देखिए मैंने भी अपने ब्लैंकेट वगैरह लगा के फिर मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग भी बहुत ध्यान रखिए, अपने ठंड से बच के रखिए, घर में रहिए और आराम से दमदार पढ़ाई करिए। रिकॉर्डिंग को देखिए, फिर उसके बाद आप बुक तो ज़रूर ले लीजिए मार्केट से। उस बुक से भी रीड करिए क्योंकि दोनों विजुअल एंड फिर उसके बाद जब विजुअल आप चीज़ें ख़त्म कर लेंगे मतलब विजुअल ऑडियो के माध्यम से, फिर उसके बाद बुक में पढ़ेंगे तो आपका भी खुद का भी दिमाग लगेगा। तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं और फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आप इस वीडियो को भी पूरा देखिए, जिस तरह आपने पहले की वीडियो को देखी है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय कवरेज को हम कवर करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवरेज की श्रृंखला में पहला जो चलता है वो है 5 नवंबर यानी अब एकदम हाल का ही 5 नवंबर से शुरुआत कर रहे हैं हम। 5 नवंबर को अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस को पराजित कर किसे दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया जान गई है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बन गया अमेरिका के। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किस नंबर के हैं, तो 47वें। और किसको हराकर? तो ये डेमोक्रेट प्रत्याशी हैं कमला हैरिस को हराकर। डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस को हराकर ये जीती हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का संबंध कौन सी पार्टी से है? तो रिपब्लिकन पार्टी से है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे हिमनदों के कारण किन दो यूरोपीय देशों ने अपनी अल्पाइन सीमा को पुनः रेखांकित करने की घोषणा की है? तो इटली और स्विट्जरलैंड अपनी जो अल्पाइन सीमा है उनको पुनः रीड्रॉ करने की घोषणा कर चुके हैं। कौन कौन कर चुके हैं? इटली एंड स्विट्जरलैंड। इटली एंड स्विट्जरलैंड क्या कर चुके हैं? अभी अपनी अल्पाइन सीमा को पुनः रेखांकित करने की घोषणा कर रहे हैं, इटली एंड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम कवर करना चाहें तो हम देखेंगे 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया से मुक्त हुआ है 20 अक्टूबर को। किसे मुक्त किया गया है? डब्ल्यूएचओ ने मुक्त किया है तो मिस्र को। मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। वर्ष 2024 में मिस्र से पूर्व जनवरी 2024 में डब्ल्यूएचओ ने अन्य अफ्रीकी देश काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। यानी मिस्र से पहले जो डब्ल्यूएचओ ने मुक्त घोषित किया था मलेरिया से पूर्व, वो एक अफ्रीकी देश था जिसका नाम था काबो वर्डे। अफ्रीकी देश कौन सा है? काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। अब तक 44 देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। यानी डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में अक्टूबर में जो विश्व डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है तो वो किया है मिस्र को। लेकिन मिस्र से पहले किसको किया था? वो अफ्रीकी देश काबो वर्डे को किया है। अभी तक टोटल कितने देश मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं? तो आंसर है 44 देश। 44 देश मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। वह यूरोपीय देश जिसे अक्टूबर 2024 में 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो वो देश है नॉर्वे। नॉर्वे ने क्या किया था कि 15 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया पर प्रयोग से हमने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? नॉर्वे ने लगा दिया था। फिर उसके बाद हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मून लाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज एलसीएनएस मून लाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या किया है? मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। किस अंतरिक्ष संगठन ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट से बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए किस मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो आंसर है यूरोपा क्लिपर मिशन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट से बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए किस मिशन का सफल प्रक्षेपण किया?
तो आंसर है यूरोपा क्लिपर मिशन। फिर से हम दोहराते हैं, कैनेडी स्पेस सेंटर, अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो नासा, अंतरिक्ष एजेंसी अमेरिका की नासा है, उसने क्या किया, उसका एक स्पेस सेंटर है कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट से, स्पेस एक्स का फॉल्कन हैवी रॉकेट लिया, उससे क्या किया कि चंद्र बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए एक मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है, तो वो नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन का। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों यानी एससीओ की 13वीं बैठक 16 अक्टूबर 2024 को कहां पर आयोजित की गई, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में। यानी एससीओ की जो बैठक है 16वीं वो कहां हुई, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। अक्टूबर 2024 में किस शहर को सोवरेन वेल्थ फंड, किस शहर को सोवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है, तो आंसर है अबू धाबी। सोवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित हुआ है, तो वो है अबू धाबी। किस शहर को सोवरेन वेल्थ फंड में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया, तो आंसर है अबू धाबी को। अक्टूबर 2024 में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस, 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस, 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आंसर है इटली में किया गया है, मिलान में। 22 और 23 अक्टूबर 2024 को फिलीपींस के मनीला में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की थीम थी, वो है 2030 तक वृद्धि, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ाना। प्रबोवे सुशियान्तो ने अक्टूबर 2024 में किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो आंसर है इंडोनेशिया। प्रोबेवे सुशियान्तो ने अक्टूबर 2024 में किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तो आंसर है इंडोनेशिया। अक्टूबर 2024 में कॉप 16 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर है कोलंबिया में। कॉप 16 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर है कोलंबिया में। अक्टूबर 2024 में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य देश बना है, तो आंसर है इजराइल। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का 69वां सदस्य, एशिया विकास बैंक यानी एडीबी का 69वां सदस्य कौन बना है, तो आंसर है इजराइल। एडीबी का, एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है, इजराइल। कॉप 16 जैव विविधता सम्मेलन कहाँ किया गया, तो आंसर है कोलंबिया में। कॉप 16 जैव विविधता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो आंसर होगा कोलंबिया में। प्रोसेवो सुशियान्तो ने अक्टूबर 2024 में किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको इस तरह से याद रहे। देखिए, इस वीडियो को खत्म करने के बाद आप हो सकता है इसको 2x में, अभी आप 1x में सुन रहे हो, फिर आप 1.5x, फिर 2x में लगा के इसको खत्म करिए, और सामने अगर चाहो तो आप इस किताब को लेकर बैठो और इस ऑडियो को भी देखते रहो, तो आपका ये बहुत तेजी से रिवाइज हो जाएगा, आपको एक अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। लाओस के वियंतियाने में 9 अक्टूबर को आयोजित 44वां और 45वां 9 अक्टूबर को आयोजित 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या था, तो वो आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना, आसियान कनेक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना, यही इनका लाओस का वियंताने में जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन, एक साथ ही हमने 2 शिखर सम्मेलन करा लिए हैं 9 अक्टूबर को। इसका जो मुख्य विषय था वो आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अक्टूबर 2024 में संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकार परिषद के 125 और 127 अवधि के लिए कितने नए सदस्यों को निर्वाचित किया गया है, तो मानव अधिकार परिषद के 125 और 27 अवधि के लिए कितने नए सदस्यों को निर्वाचित किया गया, तो आंसर होगा 18 नए सदस्यों को निर्वाचित किया गया है। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है, तो आंसर है बवेरियन नॉर्डिक जिन्नियोस एमपॉक्स वैक्सीन। बवेरियन नॉर्डिक जिन्नियोस एमपॉक्स वैक्सीन 12 से 17 वर्ष की आयु ने किशोरों के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है, तो आंसर है बवेरियन नॉर्डिक जिन्नियोस एमपॉक्स वैक्सीन। कौन, बवेरियन नॉर्डिक जिन्नियोस एमपॉक्स वैक्सीन। 13 से 17 अक्टूबर 2024 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ IPU की 149वीं सभा की थीम क्या थी, अधिक
शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग। अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग। हाल ही में आई एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लिथियम, जो कि सफेद सोना जिसको बोलते हैं, ब्राइन निष्कर्षण के कारण किस देश का आटाकामा नमक मैदान प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है। तो आटाकामा जो नामक उनका नमक मैदान है वो चिली का है। वो क्या हो रहा है, हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से वो डूब ही रहा है। ठीक है, लिथियम को हम सफेद सोना भी बोलते हैं। ठीक है, और यही लिथियम के निष्कर्षण के कारण ही ऐसा हो रहा है आटाकामा में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष 5 महीने की उम्र में 800 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की 14 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो नीमा रिंजी शेरपा, ये नेपाल के हैं। इन्होंने क्या किया है, बेसिकली 18 वर्ष 5 महीने की उम्र, इनकी उम्र क्या है, 18 साल 5 महीना है। और ये सबसे छोटे उम्र के हैं, 18 साल 5 महीना सबसे छोटा उम्र है, जिसमें इन्होंने 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया के 14 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने का एक रिकॉर्ड बनाया। कौन है? नीमा रिंजी शेरपा। नीमा रिंजी शेरपा ने क्या किया है, ये 18 साल 5 महीने के ही हैं, और इन्होंने क्या किया कि दुनिया के 14 पर्वत चोटियों पर, और 8000 मीटर से अधिक ऊंची हैं, तो उन पर क्या किया है, 14 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही ये बन गए हैं। इनका नाम क्या है? नीमा रिंजी शेरपा। नीमा रिंजी शेरपा, नेपाल। नीमा रिंजी शेरपा, नीमा रिंजी शेरपा, नीमा रिंजी शेरपा, रिंजी शेरपा। 21 सितंबर 2024 को किस संगठन के शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए अमेरिका की पहल पर कैंसर मून शॉट पहल शुरू की गई? तो आंसर है क्वाड संगठन। 21 सितंबर 2024 को किस संगठन के शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए अमेरिका की पहल पर कैंसर मून शॉट पहल शुरू की गई है? तो आंसर है क्वाड संगठन। क्वाड संगठन ने क्या किया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए अमेरिका के पहल पर कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की है। कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की गई है कहां पर? हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक रीजन में कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई है। और किस संगठन में ये के शिखर सम्मेलन में उन्होंने बोला? तो वो क्वाड संगठन में। क्वाड में कौन कौन आते हैं? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 4 से 7 नवंबर 2024 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो दुनिया का सबसे बड़ा है, उसका नाम है यूरोनेवल, कहां आयोजित किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा शो, दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो 4 से 7 नवंबर 2024 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो, जिसका नाम है यूरोनेवल कहां आयोजित किया गया? तो आंसर है पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो यूरोनेवल कहां आयोजित किया गया? पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया है। यूरोनेवल कहां आयोजित किया गया? तो आंसर है पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया है। सितंबर 2024 में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष पहल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सितंबर 2024 में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष पहल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल के इब्राहिम शेख को नियुक्त किया गया है। पहल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सेनेगल के इब्राहिम शेख को। फूमदो किसिदा की जगह कौन 1 अक्टूबर 2024 को जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शिगेरू इशिबा क्या बन रहा है? जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमदो किसिदा की जगह पर। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। फूमदो किसिदा की जगह कौन 1 अक्टूबर 2024 को जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर है शिगेरू इशिबा। पिछले दिनों आए जोम्बी तूफान के कारण किस देश में भारी बारिश हुई है?
पिछले दिनों आए जोम्बी तूफान के कारण किस देश में भारी बारिश हुई है? तो आंसर है मैक्सिको के दक्षिण पश्चिमी तट पर। मैक्सिको के दक्षिण पश्चिमी तट पर, मैक्सिको के दक्षिणी पश्चिमी तट पर एक जोम्बी तूफान आया और जिसके कारण से बहुत बारिश हुई है वहां पे। हाल ही में मारबर्ग वायरन यानी रक्तस्रावी बुखार के कारण किस अफ्रीकी देशों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है? मारबर्ग वायरन यानी रक्तस्रावी बुखार के कारण किस अफ्रीकी देश में 6 लोगों की मृत्यु हुई है? तो आंसर है रवांडा। रवांडा में क्या हुआ है? मार्बर्ग वायरन के कारण किस अफ्रीकी देश में 6 लोगों की मृत्यु हुई? तो आंसर है रवांडा में। सितंबर 2024 में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए भेजा है? तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को भेजा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस स्पेसक्राफ्ट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए भेजा है? तो आंसर है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा बना है? तो आंसर है भारत। जापान और कोरिया के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क यानी खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क अमेरिका ने बनाया है। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क जो है अमेरिका ने बनाया, जिसमें पहले जापान हुआ, फिर कोरिया हुआ और अभी तीसरा देश कौन बन गया है? वो है भारत। जापान, कोरिया को और भारत को लेकर अमेरिका क्या कर रहा है? खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला जो तीसरा एशियाई देश बना वो है कौन? भारत। अक्टूबर 2024 के प्रथम सप्ताह में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 राष्ट्र कौन बना है? तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन एक G7 राष्ट्र है, पहली चीज, ठीक है। G7 में ब्रिटेन आता है और अब ब्रिटेन ने कोयला से बिजली बनाने वाला जो संयंत्र है उसको बंद कर दिया है। उसका अंतिम कोयला बिजली संयंत्र चल रहा था जिसको उसने बंद कर दिया है। मतलब आप समझ रहे हैं उनके यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी किस लेवल की यूज होने लगी है। इसी बात से आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे यहाँ अभी कोयला से बिजली बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत सबसे ज़्यादा तो कोयला से ही बिजली हमारे यहाँ बनाई जाती है। तो अभी G7 राष्ट्र ब्रिटेन है जिसने अक्टूबर के पहले ही सप्ताह में अंतिम कोयला बिजली संयंत्र को बंद कर दिया है। वर्ष 2025 तक नाटो अपना उत्तर भूमि कमांड सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है नाटो ने? तो आंसर है फिनलैंड में। फिनलैंड में नाटो ने अपना उत्तर भूमि कमांड सेंटर कहाँ पे खोलेगा? उत्तर भूमि कमांड सेंटर नाटो कहाँ खोलेगा? वो है फिनलैंड में। उत्तर भूमि कमांड सेंटर नाटो अपना कहाँ खोलने जा रहा है? वो है फिनलैंड में। उत्तर भूमि कमांड सेंटर नाटो कहाँ खोलने जा रहा है? फिनलैंड में। हाल ही में किस देश में आए भीषण चक्रवाती तूफान हेलेन से 116 लोगों की मृत्यु हो गई है? हेलेना से किससे की लोग मृत्यु हुई है? वो है अमेरिका। 116 लोगों की मृत्यु हेलेना चक्रवाती तूफान से हुई है और ये चक्रवाती तूफान कहाँ आया है? वो है अमेरिका में। अमेरिका में हेलेना चक्रवाती तूफान आया जिसमें 116 लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका जैसे कंट्री में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को विकसित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? पहली बायोनिक आंखें बनाई है जिसका नाम है जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम। जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम को विकसित किया है। हाल ही में आई अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में हो रही वृद्धि के लिए कौन सी प्राकृतिक घटना जिम्मेदार है? अरुणा नदी का क्षरण। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में हो रही वृद्धि जो हो रही है उसके लिए कौन सी प्राकृतिक घटना जिम्मेदार है? एक नया अध्ययन हुआ है जिसमें ये पता चला है कि अरुणा नदी का क्षरण जो हो रहा है उस कारण से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है। अरुणा नदी का क्षरण से लगातार उसकी ऊंचाई में वृद्धि कैसे हो रही है? क्योंकि अरुणा नदी का क्षरण हो रहा है तभी तो, यानी धरती दब रही है उधर से ऊपर उठ रही है। तो फोल्डिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, हम इसको डिस्कशन करेंगे कभी हम ज्योग्राफी की क्लास प्रॉपर तरीके से ले रहे होंगे। तो पिछले दिनों किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? ओ माय गॉड, वो है इजराइल। इजराइल ने एंटोनियो गुटेरेस को अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2 से 4 अक्टूबर 2024 तक विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024, विश्व हरित अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, यूएई में। हाल ही में किस देश में 8200 वर्ष पहले दुनिया का सबसे प्राचीन आई लाइनर की खोज की गई है? तो तुर्की है। तुर्की में क्या किया गया है?
8,200 वर्ष पहले के दुनिया के सबसे प्राचीन आईलाइनर की खोज की गई है। हाल ही में किस देश में 8200 वर्ष पहले दुनिया के सबसे प्राचीन आईलाइनर की खोज की गई है? तो आंसर है तुर्की ए। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान एक है क्रायॉन। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान क्रायॉन किस देश में तबाही मचाई है क्रायॉन ने? तो आंसर है ताइवान। किस देश में तबाही मचाई है? तो ताइवान में तबाही मचाई है। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान क्रायॉन किस देश में तबाही मचाई है इसने? तो ताइवान में मचाई है। हाल ही में किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की है? ब्रिटेन। हाल ही में किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस में को हस्तांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो आंसर है ब्रिटेन। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो आंसर है ब्रिटेन ने। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए सहमति प्रकट की है? तो आंसर है ब्रिटेन ने। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता को मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो आंसर है ब्रिटेन ने। अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक ने किस देश को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो आंसर है नेपाल को। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2014 में विश्व बैंक ने किस देश को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ का भुगतान किया है? तो आंसर है नेपाल को। अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक ने किस देश को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ का भुगतान किया है? तो आंसर है नेपाल को। विश्व बैंक ने किस देश को कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ का भुगतान किया? तो आंसर है नेपाल को। कार्बन ट्रेडिंग के लिए 1600 करोड़ का भुगतान विश्व बैंक ने किया है किसको? नेपाल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, भारत सरकार। WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, उनको चुना गया है। WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र समिति के 77वें अध्यक्ष के, यानी WHO का जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसकी समिति का 77वां सत्र जो है उसका अध्यक्ष घोषित किया है किसको? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को। 10-11 अक्टूबर 2024 को 44वें एशियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 44वां एशियान शिखर सम्मेलन वियंतियाने लाओस में, लाओस के अंदर वियंतियाने उसकी राजधानी है, वहां पर 44वां एशियाई शिखर सम्मेलन 2024। 21 सितंबर 2024 को क्वाड देशों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो क्वाड देशों का चौथा शिखर सम्मेलन है, चौथा साल हो रहा है क्वाड देशों का, तो वो है विल्मिंगटन डेलावेयर, अमेरिका के अंदर होगा। क्वाड देशों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? अमेरिका के अंदर होगा। कहाँ पर? डेलावेयर, विल्मिंगटन एक छोटा सा स्थान है, कहाँ पर? अमेरिका का स्टेट है डेलावेयर, उसके अंदर। अब सवाल यह है क्वाड देश में कौन कौन आते हैं? तो मैंने फिर से बताया, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। 23 सितंबर 2024 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका को नई दिशा देंगे, हमारे उनके राष्ट्र को नई दिशा देंगे। श्रीलंका जैसे राष्ट्र को नई दिशा देंगे दिसानायके, तो उनका नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके। एलन मस्क के स्वामित्व वाले न्यूरालिंक की दृष्टि बहाल करने वाली एक डिवाइस जिसे सितंबर 2024 में अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन USEDA से मंजूरी मिली, वो है ब्लाइंड साइट। दृष्टि अगर किसी की खत्म हो गई हो तो उसकी बहाल करने वाली एक डिवाइस है। एलन मस्क के स्वामित्व वाले न्यूरालिंक उनकी एक कंपनी है, वो एक दृष्टि बहाल करने वाली एक डिवाइस बना रहा है, मतलब जिससे जो जिनकी आंखें खराब हो गई हैं, जिसकी नर्व सिस्टम खराब हो गया आंखों वाला, उसको वो रिपेयर करेगा। तो न्यूरालिंक है एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी न्यूरालिंक, और उसको मंजूरी मिली है, ठीक है। उस डिवाइस का नाम क्या है? वो है ब्लाइंड साइट। हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन के तहत बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर ली गई है? तो अभी तक हम चंद्रमा पे गए, बृहस्पति में गए, अभी हम बुध पे पहुंच गए। बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर हमने ली है, पहुंचे नहीं है। तो किस मिशन के तहत? तो वो है कौन से मिशन है? वो है बेपी कोलंबो मिशन। इसमें हमने क्या किया? बुध ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली तस्वीर ली है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किसे कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन में कुष्ठ रोग पूरी तरीके से खत्म हो गया और ये पूरे विश्व में पहला देश घोषित हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने पूरे विश्व में पहला देश घोषित किया है जहां पर कुष्ठ रोग पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वो है देश का नाम है जॉर्डन। किस देश ने दिसंबर 2024 में चंद्रमा पर हाकुटो आर टू मिशन भेजने की घोषणा की है? किस देश ने दिसंबर 2024 में चंद्रमा पर हाकुटो R2 मिशन भेजने की घोषणा की है? तो आंसर है जापान। किस देश ने दिसंबर 2024 में चंद्रमा पर हाकुटो R2 मिशन भेजने की घोषणा की है? तो आंसर है जापान। चंद्रमा पर हाकुटो R2 मिशन भेजने की घोषणा की है तो कौन सा देश है वो देश का नाम है जापान। चंद्रमा पर हाकुटो R2 मिशन भेजने की घोषणा की है तो वो है जापान। हाकुटो R2 मिशन कहाँ पर भेज रहा है? चंद्रमा पर भेज रहा है। सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की? ओ माय गॉड। सूखे से प्रभावित समुदायों जो हैं, क्योंकि हाथी, एक तो वहाँ सूखा है, वहाँ कुछ ही जनजाति है, हाथी जो है जो वन है वो खत्म कर रहा है, तो ऐसे में 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है। वो देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे वो देश है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101 रुपए लेकर सदस्य बना, 101वां सदस्य बना, वो है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल। रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक सैन्य अभ्यास जो 10 सितंबर 2024 से एक साथ प्रशांत, आर्कटिक, भूमध्य, कैस्पियन, बाल्टिक सागरों में आयोजित किया जाएगा। एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास है रूस का, जो कि प्रशांत महासागर, एक साथ प्रशांत महासागर में, आर्कटिक में, भूमध्य सागर में, कैस्पियन में, बाल्टिक सागरों में आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास को बोलते हैं ओसिन 2024। ओसिन 2024 रूस का एक बहुत बड़ा नौसैनिक सैन्य अभ्यास है ये, जो कि आर्कटिक सागर जो कि ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है, आर्कटिक ऊपर है, भूमध्य सागर आप जानते हैं, आर्कटिक, भूमध्य, कैस्पियन, कैस्पियन सी, बाल्टिक सागर में आयोजित किया जाएगा। आर्कटिक, भूमध्य, कैस्पियन, बाल्टिक सागर में आयोजित होगा। किन देशों में क्षेत्रों ने पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है? कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है। कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई समझौता, एआई संधि, कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो ये है हमारा अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। सितंबर 2024 में किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूनतम आयु कानून लगा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में यूरोपीय यूनियन द्वारा किस यूरोपीय देश को अवैध कर लाभ के कारण 13 बिलियन यूरो का बैंक टैक्स चुकाने का आदेश दिया गया है? तो यूरोपीय यूनियन में कौन सा वो यूरोपीय देश है जिसने अवैध लाभ लिया है, अवैध टैक्स का लाभ लिया है, और जिस कारण से उसको 13 बिलियन यूरो का बैंक टैक्स चुकाने का आदेश दिया गया है? 13 बिलियन यूरो उसको देना पड़ेगा। वो देश जिसने अवैध रूप से ये काम किया है वो है आयरलैंड। आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का एक यूरोपीय देश है जिसने अवैध रूप से 13 बिलियन यूरो अवैध रूप से कर लाभ लिया था, जिस कारण से 13 बिलियन यूरो का बैंक टैक्स चुकाने का आदेश उसको मिला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं यानी 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य के रूप में चुना गया? तो 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य रूप में चुना गया? तो फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन को पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में पहली बार सदस्य देश के रूप में चुना गया, वो है फिलिस्तीन। पहली बार सदस्य देश के रूप में चुना गया है, 79वीं महासभा में पहली बार सदस्य देश के रूप में चुना गया है। 11 सितंबर 2024 को मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है, वो है मैक्सिको। मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो है मैक्सिको। न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति, मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो है मैक्सिको। ओके, न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? मैक्सिको। पोलारिस डॉन मिशन, पोलारिस डॉन मिशन के अंतर्गत किन दो अंतरिक्ष यात्रियों ने ऑर्बिट में पहली प्राइवेट स्पेस वॉक की? तो ऑर्बिट के अंदर पहली प्राइवेट स्पेस वॉक की है पोलारिस डॉन मिशन के अंतर्गत
वो दो अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो हैं जेरेड आइसेक मैन। वो दो अंतरिक्ष यात्री कौन है? जेरेड आइसेक मैन और सारा गिलिस। जेरेड आइसेक मैन और सारा गिलिस गिरिस सारा गिलिस जेरेड आइसेक मैन और सारा गिलिस। वो दो लोग कौन है? जेरेड आइसेक मैन और सारा गिलिस। सितंबर 2024 में किस मुस्लिम देश ने वर्ष का दूसरा शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट लॉन्च किया है? तो वो कौन सा मुस्लिम देश है? तो ईरान। ईरान ने क्या किया है? एक दूसरा शोध उपग्रह जारी किया है। तो इस मुस्लिम देश वर्ष का दूसरा शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट लॉन्च किया है। वो किसने किया है? ईरान ने। दूसरा शोध उपग्रह है चामरान फर्स्ट, किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ईरान ने। हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस वेल जिसका नाम है WELL कहाँ खोजा गया है? तो चीन में खोजा गया है। वायरस वगैरह अक्सर आप देखेंगे तो चीन में खोजा गया है। तो ये घातक वेटलैंड वायरस है WELL कहाँ खोजा गया है? तो आंसर है चाइना में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने MVABN को किस बीमारी के पहले टीके के रूप में मंजूरी दी है? तो WHO ने एक मंकी पॉक्स एक बीमारी होती है, एम पॉक्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए एक टीका को मंजूरी दी है। उस टीके का नाम क्या है? MVABN। टीके का नाम क्या है? MVABN। तो WHO ने MVABN एक टीके को मंजूरी दी है। वो किस लिए? ताकि हम एमपॉक्स से लड़ सकें। एमपॉक्स के अगेंस्ट में MVABN को टीके के रूप में मंजूरी दी है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों कौन कौन सा है? फिलीपींस, जापान, चीन में 15 से 16 सितंबर 2024 को आया वह प्रचंड तूफान जिससे लगभग 13,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तो भाई दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है फिलीपींस, जापान और चीन। फिलीपींस, जापान और चीन जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें 13,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। उस तूफान का नाम क्या है? उस तूफान का नाम है बेम्बिका। बेबिंका तूफान। बेबिंका तूफान कहाँ आया था? फिलीपींस, जापान और चीन के बीच में, जिसमें 13,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। वह देश जहां 28 अगस्त 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री दर्ज किया गया। दैट्स रियली ह्यूज टेम्परेचर। तो वो तापमान है ईरान में। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, वो है ईरान में। 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा है ये। 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पर? ईरान में। 100 डिग्री में तो पानी बॉयल हो जाता है, भाप में कन्वर्ट होने लगता है। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में? तो अबू धाबी में। संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के परिसर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है अबू धाबी। कौन जो है वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP का नया सदस्य बना है? कौन जो है नया सदस्य बना है NDP का? तो आंसर है अल्जीरिया। अल्जीरिया बना है NDP का नया सदस्य। कौन? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP का नया सदस्य बना है, तो आंसर है अल्जीरिया। 31 अगस्त 2024 को कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP का नया सदस्य बना है? तो आंसर है अल्जीरिया। भारत और यूनेस्को द्वारा फ्रांस के पेरिस में 6 सितंबर 2024 को सह आयोजित मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो खुले विज्ञान को बढ़ावा देने, ज्ञान विषमता को पाटने और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? खुले विज्ञान को बढ़ावा देना था, ज्ञान विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण करना। ये भारत और यूनेस्को द्वारा फ्रांस के पेरिस में 6 सितंबर 2024 को सह आयोजित मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? खुले विज्ञान को बढ़ावा देना, ज्ञान विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण करना। हाल ही में लंग कैंसर के टीके के रूप में किस टीके का परीक्षण दुनिया के 7 देशों में शुरू हुआ है?
लंग कैंसर के टीके के रूप में किस टीके का परीक्षण दुनिया के 7 देशों में शुरू हुआ है? तो आंसर है BT116। यानी एक ऐसा टीका विकसित किया गया है BT116। BT116 वो टीका है जो लंग कैंसर के टीके के रूप में 7 देशों में शुरू हुआ है। इसका परीक्षण BT116 का परीक्षण 7 देशों में शुरू हुआ है। ये लंग कैंसर के टीके के रूप में यूज होगा। तो हाल ही में लंग कैंसर के टीके के रूप में किस टीके का परीक्षण दुनिया के 7 देशों में शुरू हुआ है? तो आंसर है BT116। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन ने हाल ही में किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इमैनुअल मैक्रॉन ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आंसर है मिशेल बर्नियर। मिशेल बर्नियर को इमैनुअल मैक्रॉन ने हाल ही में किस देश को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आंसर है मिशेल बर्नियर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने हाल ही में किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो आंसर है मिशेल बर्नियर। मिशेल बर्नियर को इमैनुअल मैक्रॉन ने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया? संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया किस देश ने? तो आंसर है मालदीव ने। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर है मालदीव ने। वह यूरोपीय देश जिसे सितंबर 2024 में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वह देश जिसने सितंबर 2024 में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मोबाइल पर उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंसर वो है स्वीडन ने। वह यूरोपीय देश जिसने सितंबर 2024 में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंसर है स्वीडन ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश से कौन बन गया है? तो आंसर है पैराग्वे। हाल ही में संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो आंसर है पैराग्वे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो आंसर है पैराग्वे। भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? तो आंसर है सीरिया। भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? तो आंसर है सीरिया। किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? तो आंसर है सीरिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो आंसर है पराग्वे। आंसर है पराग्वे। वह देश जिनके बीच अगस्त 2024 में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित किया गया है। वह देश जिनके बीच अगस्त 2024 में उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित किया गया है तो वो है अमेरिका और दक्षिण कोरिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया में क्या हुआ है? उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित किया गया है। दुनिया का वह पहला देश जिसने पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई है। दुनिया का वह पहला देश जिसने पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई है तो आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क ने क्या किया है? पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की घोषणा बनाई है। पहली बार गैसीय पशुओं पर, वह देश जिसने पहली बार गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाने की योजना बनाई है। संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर है भारत। संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार कर रहा है भारत। मतलब समझ रहे हो कितना बड़ी बात है ये? सूची तैयार कर रहा है पूरे जीव जंतुओं की और वो ऐसा करने वाला पहला देश है विश्व का, वो है भारत। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष को अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक यानी SCO की 24वीं बैठक जिसका आयोजन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के में अस्ताना में आयोजित किया गया, किस देश को SCO के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो वो है बेलारूस। बेलारूस को SCO के 10वें संघाई कॉरपोरेशन जो यानी संघाई सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं, वो उसमें क्या किया गया है? 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में हमने बेलारूस को शामिल कर लिया है। SCO की 24वीं बैठक थी और वो कहाँ हुई? वो हुई कजाकिस्तान के अस्ताना में। SCO की 24वीं बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई और फिर वहां पर हमने SCO का 10वां पूर्ण सदस्य किसको बना लिया है? वो बना लिया है बेलारूस को। SCO को 10वां पूर्ण सदस्य किसको बना लिया है? आंसर है बेलारूस को। SCO की 24वीं बैठक में चीन के किस शहर को वर्ष 2024-25 के लिए SCO की पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित किया गया है? तो आंसर है किंगदाओ। SCO की 24वीं बैठक में
चीन के किस शहर को वर्ष 2024-25 के लिए एससीओ की पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित किया गया है? तो आंसर है किंगदाओ। किंगदाओ को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। किंगदाओ को क्या किया गया है? एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अगस्त 2024 में विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर है चीन द्वारा। चीन द्वारा क्या किया गया है? विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर है चीन द्वारा। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर है चाइना द्वारा। विश्व का पहला दोहरा टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो आंसर है चाइना द्वारा। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर है चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वह देश जिसने अगस्त 2024 में पिघले हुए थोरियम नमक का उपयोग करके दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। तो पिघला हुआ थोरियम नमक का उपयोग करके दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो वो कौन सा देश है? वो है चाइना। चाइना से क्या करेंगे कि पिघला हुआ थोरियम नमक का प्रयोग करके हम दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहे हैं। तो वो देश कौन सा है? वो चाइना है। जिसने वह देश जो थोरियम नमक का प्रयोग करके पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है, तो वो है चाइना। जुलाई 2024 में 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका एमवी सी चेंज किस देश द्वारा लॉन्च की गई? तो अमेरिका। 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका है, यानी 100% हाइड्रोजन फ्यूल पे काम करेगी और ये वाणिज्यिक यात्री नौका है। उस नौका का क्या नाम है जो कि अमेरिका ने लॉन्च किया है? वो है एम वी सी चेंज। एम वी मैं आप सी चेंज, एम वी मैं हम, एम वी ऐसे याद कर लो, सी चेंज कर देंगे, सी चेंज, एम वी सी चेंज। अमेरिका के अमेरिका के टेक्सास उसका स्टेट है। 18 अगस्त 2024 को हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन। स्टैचू ऑफ यूनियन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के किस शहर में, किस स्टेट में 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कौन सा स्टेट है? तो वो है आपका टेक्सास। अब इस टेक्सास में ये आपने बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या दिया गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन, स्टैचू ऑफ यूनियन है। अगस्त 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र कमांड यूएनसी का 18वां सदस्य देश चुना गया है जर्मनी को। संयुक्त राष्ट्र कमांड यूएनसी का 18वां सदस्य देश किसे चुना गया है? तो आंसर है जर्मनी को। कोरियाई युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए 1950 में यह गठबंधन बनाया गया था। ये गठबंधन जो यूएनसी है, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश कौन है? जर्मनी चुना गया है। तो ये यूएनसी नया समझ में आ रहा है ना, संयुक्त राष्ट्र कमांड। तो आपको बता दूं 1950 में ये गठबंधन बना था कोरियाई युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए। कोरियाई युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए यह गठबंधन बना था, जिसमें अभी 18वां सदस्य देश कौन सा चुना गया है? तो आंसर है जर्मनी चुना गया है। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में वर्ष 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है? किस यूरोपीय देश ने हाल ही में वर्ष 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है? यानी जितने भी लोग हैं उनको सैन्य सेवा करना ही पड़ेगा। तो वो कौन सा देश है? वो देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया। हाल ही में विश्व बैंक ने अमेजॉन वन रोपण के लिए धन एकत्र करने हेतु कितनी धनराशि का दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो $225 मिलियन। विश्व बैंक ने अमेजॉन वन रोपण के लिए धन एकत्र करने के लिए कितनी धनराशि का दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो $225 मिलियन का कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी हुआ है ताकि हम अमेजॉन में वनारोपण कर सकें। और ये जो बॉन्ड है ये किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने। $225 मिलियन का ये बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन रिमूवल बॉन्ड। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस मिशन द्वारा प्राप्त डेटा के माध्यम से मंगल ग्रह की मध्य पर्पटी में तरल जल की खोज की है? तो किस मिशन द्वारा डेटा प्राप्त किया है? मार्स इनसाइटर लैंडर। मार्स इनसाइटर लैंडर नासा का एक मिशन है जिसके द्वारा जो चंद्रमा पर जिसको भेजा गया
और मंगल ग्रह पर भेजा गया और मंगल ग्रह के मध्य पर्वती में तरल जल की खोज की है। मंगल ग्रह के मध्य पर्वती में तरल जल की खोज हुई है। तो मार्स इनसाइट लैंडर। जर्मन निजी अंतरिक्ष कंपनी है, कौन सी कंपनी है? हाई इम्पल्स द्वारा अगस्त 2024 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कनिम्बा प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किए गए मोमबत्ती मोम से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो आंसर है SR-75। तो जर्मनी निजी अंतरिक्ष कंपनी हाई इम्पल्स जर्मनी निजी अंतरिक्ष कंपनी हाई इम्पल्स द्वारा अगस्त 2024 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कनिम्बा प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किए गए मोमबत्ती मोम से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो आंसर है SR-75। मोमबत्ती मोम से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? SR-75। 12 अगस्त 2024 को एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स ने 2024 के अंत में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर है फ्रेम 2। यानी स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, 2024 के अंत में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए स्पेस एक्स ने क्या किया? 2024 के अंत में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर है फ्रेम 2। कौन सा मिशन है? फ्रेम 2। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर है फ्रेम 2। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर है फ्रेम 2। 31 अगस्त 2024 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी माहौल और गलत जानकारी फैलाने के योगदान के लिए एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है ब्राजील। 31 अगस्त 2024 को किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी माहौल और गलत जानकारी फैलाने के योगदान के लिए एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर है ब्राजील। ब्राजील ने क्या किया है? ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी माहौल और गलत जानकारी फैलाया एक्स के माध्यम से, तो एलन मस्क की कंपनी प्लेटफॉर्म है एक्स को प्रतिबंध लगा दिया। ये एक्स पहले ट्विटर के नाम से हुआ करता था। हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञानियों ने मिल्की वे में किस नाम से सूर्य से लाखों गुना अधिक चमकीले गेंट स्टार वाले क्लस्टर की खोज की है? अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में किस नाम से सूर्य से लाखों गुना अधिक चमकीला गेंट स्टार, मतलब सूर्य से लाखों गुना अधिक चमकीला गेंट स्टार के क्लस्टर की खोज की है? तो वो है बारबा 2 ग्लेंट स्टार वाले क्लस्टर की खोज की है, जो कि सूर्य से लाखों गुना अधिक चमकीला है। लाखों गुना अधिक चमकीला है सूर्य, इतना चमकीला, उससे लाखों गुना चमकीला गेंट स्टार वाले क्लस्टर की खोज की है, तो वो है बारबा 2। ठीक है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही ओरांगुटान कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो आंसर है मलेशिया। ओरांगुटान कूटनीति किस देश से संबंधित है? चर्चा में रही ओरांगुटान कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो आंसर है मलेशिया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक मलेशिया है। पाम ऑयल उद्योग वनों की कटाई से जुड़ा है, जिससे ओरांगुटान का आवास जो है वो नष्ट हो रहा है। पाम ऑयल उद्योग वनों की कटाई से जुड़ा हुआ है। इससे क्या होता है? ओरंगुटान उसी उसी पाम वाले खेतों में, वनों में पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं, और वहां पर ओरंगुटान नष्ट हो रहे हैं, उनका आवास नष्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे ओरंगुटान नष्ट हो रहे हैं। अगस्त 2024 में फ्रांस सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संस्थापक पावेल डुरोव को गिरफ्तार कर लिया था? तो टेलीग्राम को गिरफ्तार कर लिया था, उसके संस्थापक पावेल डुरोव को। फ्रांस सरकार ने किसको गिरफ्तार किया? पावेल डुरोव को। ये टेलीग्राम के संस्थापक हैं। फ्रांस सरकार ने किसे गिरफ्तार किया? पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया था। ये टेलीग्राम के संस्थापक हैं। पावेल डुरोव कौन है? टेलीग्राम के संस्थापक हैं पावेल डुरोव कौन है? टेलीग्राम के संस्थापक हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के अध्ययन हेतु नासा द्वारा अगस्त 2024 में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के अध्ययन हेतु नासा द्वारा अगस्त 2024 में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो आंसर है टैनेजर फर्स्ट। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के अध्ययन हेतु नासा द्वारा अगस्त 2024 में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो टैनेजर। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के अध्ययन हेतु नासा द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो टैनेजर फर्स्ट। अगस्त 2024 में जापान में आए 252 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले किस तूफान ने 10 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है? तो आंसर है टाइफून सांसान, जिसकी स्पीड थी 252 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने क्या किया कि 10 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है।
जापान से आने वाला ये तूफान था, इसका नाम क्या है? इसका नाम है टाइफून शानशान। जापान में आया है ये तूफान, जो कि बहुत तेजी से आया है, 252 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया है और 10 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। तो उस तूफान का क्या नाम है? टाइफून शानशान। टाइफून शानशान उस तूफान का नाम है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है, तो आंसर है जापान। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो आंसर है जापान। ऑपरेशन हीरूफ, जिसमें आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला शामिल थी, हाल ही में पाकिस्तान के किस प्रांत में घटित हुआ है? तो आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला है, मतलब उसमें क्या होता है कि आदमी अपना जान दे देता है, बम लगाए रहता है, तो उसको लाइव बॉम्ब बोलते हैं। तो आत्मघाती हमलों की एक सुसाइड बॉम्ब जिसको बोलते हैं, आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला शामिल हुई है। और वो किस प्रांत में घटित हुआ पाकिस्तान के? तो बलूचिस्तान में। और ये जो इसका ऑपरेशन का नाम क्या था? तो वो था ऑपरेशन हीरूफ। ऑपरेशन हीरूफ क्या था? एक आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला है, जो पाकिस्तान के किस प्रांत में घटित हुई है? तो बलूचिस्तान में। आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला है। ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशकियन। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेशकियन। मसूद पेजेशकियन ईरान के राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेशकियन ने हाल ही में किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है? आ, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हाल ही में किसे देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो फतेमेह मोहजेरानी। फतेमेह मोहजेरानी। फतेमेह मोहजेरानी। फतेमेह मोहजेरानी। फतेमेह मोहजेरानी। फतेमेह मोहजेरानी। ये क्या हुआ है? फतेमेह मोहजेरानी कौन है? ये ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता हैं, जो कि इनको नियुक्त किसने किया है? तो ईरान के राष्ट्रपति ने किया है। उनका नाम है मसूद पेजेशकियन। और फतेमेह मोहजेरानी क्या है? उस ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता है। हाल ही में धुलीखेल किस देश का पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बना है? तो धुलीखेल एक WHO ने एक स्वास्थ्य शहर के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया। किसको? धुलीखेल को। धुलीखेल कहाँ कहाँ का पर है? तो धुलीखेल एक नेपाल का एक शहर है, जिसे WHO ने स्वास्थ्य शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करवाई है, मान्यता दी है। 10 अगस्त 2024 को भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका के बीच कोलंबो में किस कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर समझौता कोलंबो में किस कॉन्क्लेव सचिवालय के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, CSC, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। अगस्त 2024 में अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी ब्लू ओरिजिन अगस्त 2024 में अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी, क्या नाम है उसका? ब्लू ओरिजिन ने किस नाम से अपना 8वां सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म मिशन लॉन्च किया है? तो आंसर है NS-26 क्रू मिशन। अगस्त 2024 में अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है ब्लू ओरिजिन ने किस नाम से अपना 8वां सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म मिशन को लॉन्च किया है? तो आंसर है NS-26 क्रू मिशन। NS-26 क्रू मिशन है क्या? तो ये उनका अमेरिकी निजी एजेंसी जो है, निजी अंतरिक्ष एजेंसी ब्लू ओरिजिन, अमेरिका में की नासा तो है ही, उसकी सरकारी निजी अंतरिक्ष एजेंसी ब्लू ओरिजिन है। ये अपना एक सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म मिशन लॉन्च कर रही है। सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म मिशन लॉन्च कर रही है और इसका नाम क्या है? NS-26 क्रू मिशन। NS-26 क्रू मिशन, ठीक है। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना सौर चंद्र कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? तो तुर्की में। दुनिया का सबसे पुराना सौर चंद्र कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? तो आंसर है तुर्की में। नेपाल पर्यटन बोर्ड को अपनी किस परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है? नेपाल पर्यटन बोर्ड को अपनी किस परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन नेपाल पर्यटन बोर्ड को अपनी किस परियोजना के लिए सतत पर्यटन में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आजीविका पुनरुत्थान परियोजना। आजीविका पुनरुद्धार परियोजना। इजराइल ने पिछले दिनों हमास के सफाई के लिए जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया था? तो ऑपरेशन आयरन सॉर्ड। ऑपरेशन आयरन सॉर्ड। इजराइल ने पिछले दिनों हमास के
सफाई के लिए जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया था? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। वह 7 देश जिन्होंने हाल ही में पहली बार mRNA लंग कैंसर वैक्सीन BNTI-116 हाल ही में जिन्होंने वह सात देश जिन्होंने हाल ही में पहली बार mRNA लंग कैंसर वैक्सीन BNTI-116 के लिए परीक्षण प्रारंभ किया है। तो आंसर है यूके, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। वह 7 देश जिन्होंने हाल ही में पहली बार mRNA लंग कैंसर वैक्सीन BNTI-116 के लिए परीक्षण प्रारंभ किया है। तो आंसर है यूके, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। वह देश जिन्होंने हाल ही में पहली बार mRNA लंग कैंसर वैक्सीन BNTI-116 के लिए परीक्षण प्रारंभ किया है, तो वो कौन से देश हैं? यूके, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। वह देश जिन्होंने हाल ही में पहली बार mRNA लंग कैंसर वैक्सीन BNTI-116 के लिए परीक्षण प्रारंभ किया है, वो कौन से देश हैं? यूके, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, तुर्की। यूके, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, तुर्की। वह देश जिन्होंने हाल ही में पहली बार mRNA लंग कैंसर वैक्सीन BNTI-116 के लिए परीक्षण प्रारंभ किया है, तो वो देश है यूके, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। इंडोनेशिया स्थित वह द्वीप जहां हाल ही में 51 200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है। 51 गुफा पेंटिंग मिली है जो कि 200 वर्ष पुरानी है। इंडोनेशिया का वह द्वीप है, वो है सुलावेसी द्वीप। इंडिया के सुलावेसी द्वीप में 51 200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 200 वर्ष पुरानी 51 पेंटिंग। mRNA लंग कैंसर वैक्सीन जो है वो है BNTI-116 के लिए परीक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? यूके, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की में। अब ये सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया स्थित वह द्वीप जहाँ पर हाल ही में 51 जो है गुफा पेंटिंग जो कि 200 वर्ष पुरानी मिली है, वो है सुलावेसी द्वीप। इस द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा में जंगली सुअर और मानव जैसी आकृतियों की पेंटिंग मिली है। चूना पत्थर की गुफा में जंगली सुअर और मानव मानव जैसी आकृतियों की पेंटिंग मिली है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में किस देश ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? तो आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु कर रहे हैं तुर्की। वो देश कौन सा है? तुर्की। ठीक है, आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के लिए विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है, तो वो देश का नाम है तुर्की। 2 जुलाई से 5 जुलाई 2024 तक मोरक्को के अगादिर में आयोजित यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद यानी आईसीसी के 36वें सत्र के दौरान दुनिया के कितने स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया? तो आंसर है 11 स्थल। ठीक है, 2 जुलाई से 5 जुलाई 2024 तक मोरक्को के अगादीर में आयोजित यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद आईसीसी के 36वें सत्र के दौरान दुनिया के कितने स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया? तो आंसर है 11 स्थल को दिया गया था। इजरायली संसद द्वारा जुलाई 2024 में पारित एक विधेयक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो यूएन राहत एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इजरायली संसद द्वारा संयुक्त राष्ट्र के किस एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो इजरायली संसद द्वारा संयुक्त राष्ट्र की किस संसद को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो यूएन राहत एजेंसी को ये लोग इजराइल वाले उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिए हैं। तो इजराइल का इस समय यूएन से बड़ा टसन चल रहा है। तो एक बार हम फिर से ये वाला पढ़ लेते हैं कि मोरक्को के अगादीर में आयोजित यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 36वें सत्र के दौरान दुनिया के कितने स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया? तो 11 स्थलों को। फिर यहाँ पढ़ते हैं 18 जुलाई 2024 को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो वो है मॉरिशस। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र हमने बनाया है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र हमने मॉरिशस में बनाया है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हम मॉरिशस में कर रहे हैं। 26 जुलाई 2024 को फिलिस्तीन के किस स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की खतरे की सूची में डाला गया है? तो वो है सेंट हिलारियन मठ या ट्यूम आयर को।
टेल आयर, सेंट हिलारियन मठ, या फिर टेल आयर, सेंट हिलारियन मठ या फिर टेल आयर, टेल आयर। ये जो है फिलिस्तीन का एक स्थल है जिसको यूनेस्को ने खतरे की सूची में इसको डाल दिया है। कौन है सेंट हिलारियन मठ या टेलुम आयर को? जुलाई 2024 में किसे यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया? तो यूरोपीय संसद के अध्यक्ष इस समय कौन है? वो है रॉबर्ट मेट्सोला। रॉबर्ट मेट्सोला कौन है? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं रॉबर्ट मेट्सोला। रॉबर्ट मेट्सोला कौन है? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं। कौन है? रॉबर्ट मेट्सोला। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में पॉल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो पॉल कागामे चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो कौन सा देश है? वो है रवांडा। रवांडा आपको पता है? रवांडा है आपका दक्षिण अफ्रीका, जिस कॉन्टिनेंट में है। तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तो कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सही आंसर होगा इसका रवांडा। रवांडा के राष्ट्रपति कौन है? पॉल कागामे। पॉल कागामे, कागामे रवांडा। जुलाई 2024 में रूस के किस पड़ोसी देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा फ्री नीति पेश की है? रूस के किस पड़ोसी देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा फ्री नीति पेश की है? तो रूस का कौन सा पड़ोसी देश है? बेलारूस। बेलारूस ऐसा क्यों कर रहा है? बेलारूस ऐसा ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अब सबको पता चल गया है टूरिज्म एक ऐसा ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे किसी भी देश को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो अगर वो यूरोपीय देशों को वीज़ा फ्री नीति देगा तो जब वीज़ा नहीं लगेगा तो कोई भी देश आराम से आज चला जा सकता है। अभी भारत के लोग नेपाल क्यों चले जाते हैं आसानी से? क्योंकि यहाँ पर वीज़ा हमारा नहीं लगता है, तो हम नेपाल घूमते हैं और नेपाल की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। उसी तरह से बेलारूस ने क्या किया कि 35 यूरोपीय देशों को वीज़ा फ्री नीति एक पेश की है कि आप लोग आ सकते हैं हमारे यहाँ घूमने, 35 देशों के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित मलेरिया वैक्सीन कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट बोलते हैं। और वो किसके साथ टाई अप कर रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर हमने एक वैक्सीन इजाद की है जिसका नाम है मलेरिया वैक्सीन, और उसका नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स एम। मैट्रिक्स एम, R21 मैट्रिक्स एम, R21 मैट्रिक्स एम, याद रखना। R21 मैट्रिक्स एम का टीकाकरण जो है वो जुलाई 2024 में शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? कोटे डी आइवर। कोटे डी आइवर क्या है? वो है मलेरिया वैक्सीन को यूज कर रहा है। किसके द्वारा बनाई गई? जो कि हमारे इंस्टीट्यूट यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई गई। उसको उसने स्टार्ट किया। अफ्रीकी देश है कोटे डी आइवर, उसने उसको स्टार्ट किया अपने देश में। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पहला चीज़ तो बन रहा है कि हम मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो सीरम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड के द्वारा। अच्छा, इसको किस देश में स्टार्ट किया गया है? तो वो अफ्रीकी देश। अफ्रीकी देश कौन सा है? कोटे डी आइवर। ठीक है। मलेरिया का वह राष्ट्रीय प्रतीक जिसकी वर्तमान में संख्या मात्र 150 रहने के कारण उसे विलुप्ति की कगार पर घोषित किया गया है। तो मलेरिया मैंने ऊपर बोला तो मलेरिया ही बोला, मलेशिया है। मलेशिया का एक राष्ट्रीय प्रतीक है जिसकी संख्या मात्र 150 रहने के कारण उसे विलुप्ति के कगार पर घोषित किया गया है, वो है मलयान टाइगर। मलेशिया का मलयान टाइगर जो है, हमारे यहाँ का टाइगर कौन सा है? हमारे यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर है। याद रखिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल के सुंदर वनों में सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। लेकिन मलेशिया में कौन सा पाया जाता है? मलयान टाइगर, और जिसकी जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है, विलुप्ति के कगार पर है। तो क्वेश्चन बन सकता है मलयाल टाइगर का संबंध, मलयार टाइगर का संबंध किससे है? तो आप बता सकते हैं मलेशिया से है। मलेशिया में का वो राष्ट्रीय प्रतीक है। जुलाई 2024 में कौन सा देश 1992 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्ष बना है? तो आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट को क्या है? 1992 का संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो हुआ था, 1992 का संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो हर होता है उसमें 53वां पक्ष बना है। यानी 1992 का संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो हुआ था उसका 53वां जो भागीदार है, पक्ष बना है, वो कौन सा है? आइवरी कोस्ट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2029 में पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरने वाले किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए हाल ही में
रैमसेस मिशन की घोषणा की है, तो वो है अपोफिस क्षुद्र ग्रह। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2029 में पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरने वाले किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए हाल ही में रैमसेस मिशन की घोषणा की है? तो आंसर है अपोसिस क्षुद्र ग्रह। क्या आप समझ सके मेरी आवाज को? नहीं, अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल भी बताता हूँ। देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी आप सब जानते हो, जिसको ईएसए बोलते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। उसने क्या किया है, 2029 में पृथ्वी का एक निकट से गुजरने वाला एक क्षुद्र ग्रह है, उसके अध्ययन के लिए एक घोषणा की है कि भाई हम ये जो क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के निकट से गुजर रहा है ना, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो उस अध्ययन के लिए एक मिशन की घोषणा की गई है। ठीक है, उस मिशन का नाम है रैमसेस मिशन। पहला चीज, जो क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के नजदीक से गुजर रहा है, उसका अध्ययन के लिए जो मिशन की घोषणा की गई है वो कौन सी है? रैमसेस मिशन। अब वो क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए, तो क्षुद्र ग्रह कौन सा है? अपोफिस मिशन। अपोसिस क्षुद्र ग्रह। अब सेकंड तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि इसके लिए कौन ये मिशन भेज रहा है, रैमसेस मिशन? तो आप बताएंगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो यहीं से यूपीएससी यूपीपीसीएस उठाता है और उसमें जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें डाल देता है। उसमें एक गलत घुसा देगा कि नासा द्वारा अभी हाल ही में पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरने वाले रैमसेस मिशन की घोषणा की गई है। तो भैया, अगर आपको ये ध्यान नहीं है कि रैमसेस मिशन कहाँ से, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, तो आप नासा पर टिक करके चले आओगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि रैमसेस मिशन किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। और ये किस ग्रह की खोज का अध्ययन करेंगे? तो अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेंगे। ठीक है। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट की बात हो रही है। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट चाइना में। अभी कुछ, अगर आपने मेरा राष्ट्रीय वाला सेशन देखा होगा तो उसमें भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो चाइना है, इसका आंसर क्या है? चाइना। थोरियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर है चाइना। 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है? पराग्वे। अच्छा, आप लोग जो लोग देख रहे हो, क्या आप लोग जो भी मध्य प्रदेश यूपी यही से मैक्सिमम लोग बिलोंग करेंगे? अच्छा, ये जो पराग्वे है, पराग दूध आपको याद आ रहा है? तो पराग दूध बचपन में मिलता था, अब तो शायद नहीं मिलता। अब तो मार्केट पूरा ये अमूल ने पूरा ग्रैब कर लिया है। तो पराग दूध मिला करता था। तो 100वां देश कौन सा बना है? पराग दूध। और 10 रुपए पैकेट होती थी, तो 100 रुपए में तो हम 10 पैकेट ले सकते थे। तो ऐसे ही जस्ट चिट चैट डिस्कशन है, जिससे आपके दिमाग में घुस जाए कि सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है। पता है, कई बार हम लोग डिस्कशन करते हैं जब आपस में, तो कई चीज़ें ऐसा लगता है ये तो फालतू का डिस्कशन है, कोई ट्रिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब वो पेपर में आता है ना, तब दिमाग में आता है, अच्छा इससे कुछ कुछ तो बात हुई थी इस टॉपिक को लेकर। और वहां से हम कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये पराग पराग था यार, यस पराग दूध की बात हुई थी। तो सौर गठबंधन में 100वां देश कौन सा बना है? पराग, पराग्वे। ठीक है। तो सौर गठबंधन में हम सोलर एनर्जी से हम पराग दूध की पैकेट को, 100 पराग दूध की पैकेट को हमने खीर बनाई और उसको अपने सारे जितने व्यूवर्स हैं उन पे बांट दिया। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है? किस देश का चंद्र मिशन है जो कि चंद्रमा से रेत ले लिया और पत्थर के नमूने लेकर वापस लौटा है? तो ऐसा अद्भुत काम करने वाला देश जो इस समय कर सकता है वो है भाई चाइना। चाइना का चांग E6 मिशन, ये जो क्या कर रहा है, चाइना का चांग E6 मिशन, ये चंद्रमा के रेत और पत्थर को लेकर सुरक्षित धरती पर वापस आ गया। तो ये कौन सा मिशन है? चाइना का चांग ई 6 मिशन। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? तो मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? तो आंसर है यूक्रेन में। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? तो आंसर है यूक्रेन में। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन यानी पशुओं के डकार पर लगने वाले बर्प टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? तो वो है न्यूजीलैंड। एक अजीब सा ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। मतलब पशु लोग जो बर्प करते थे उस पर टैक्स लगता था। क्यों लगता था पता है? पशु लोग जब बर्प करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो
इस कारण से न्यूजीलैंड ने क्या लगाया था कि अगर पशु बर्प करेंगे तो उन पर लग जाएगा टैक्स। बड़ा अजीब सा लगता है कि 2024 में 21वीं सदी में हम ये बात कर रहे हैं। तो बात एकदम सही है, न्यूजीलैंड पे ये बर्फ टैक्स लगता था, लेकिन किसानों के तीखे विरोध के बाद इसको बंद कर दिया गया है। तो बढ़िया क्वेश्चन अगर बनाना हो इस तरह का, जो ट्रिकी क्वेश्चन जिसको बोलेंगे, तो ये डाला जा सकता है पेपर सेट में। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हो रहा है? जिनेवा में हो रहा है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हो रहा है? जिनेवा में। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बना है? तो आंसर है थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बना है? थाईलैंड। थाईलैंड में अब समलैंगिक विवाह हो सकेगा और वैध होगा, तो आपको याद रखना है। इसके ऊपर वाले को मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई है, लेबर का 112वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो कहां पर हुआ है? जिनेवा में हुआ है। जून 2024 में जारी सिप्री ईयर बुक 2024। अब सिप्री ईयर बुक जो 2024 है, और उसका मतलब क्या है? हथियार निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट। सिप्री का मतलब क्या होता है? हथियार निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसके पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो आंसर है रूस। अगर आप ना पढ़े होंगे तो अमेरिका अगर ऑप्शन में होगा तो आपके दिमाग में एक बार अमेरिका जा सकता है, या फिर आपके सामने इजराइल रहे तो हो सकता है आपका दिमाग इजराइल की तरफ भी चला जाए। लेकिन आंसर इसका क्या है? रूस। चाइना भी नहीं है, रूस है। दुनिया की सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो आंसर है रूस। इसीलिए रूस किसी से डरता नहीं है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने पिछले दिनों मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच में एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा है, और जिसको नाम क्या दिया गया है? एटोको पॉइंट। अब नासा का एक परसिवरेंस एक रोवर है, आप सभी जानते हो, 50 बार, मतलब कई सालों से लगातार करंट अफेयर्स में बना हुआ है। तो ये जो परसिवरेंस रोवर है ये घूम रहा था नासा की क्या कहते हैं, मंगल ग्रह पर। तो मंगल ग्रह पर काले काले पत्थर तो होते ही हैं, तो उन्हीं के बीच में एक सफेद रंग का पत्थर मिला। उस सफेद रंग के पत्थर को देखे तो ये लोग कह रहे ये तो बड़ा अद्भुत सा है, तो उसका नाम इन्होंने रखा एटोको पॉइंट। एटोको पॉइंट। हाँ, तो इसको इस तरह से भी याद करिए कि परसिवरेंस रोवर जा रहा है और जाते जाते उसने सफेद रंग का पत्थर देखा काले पत्थरों के बीच में। तो इधर से जो नासा के लोग बैठे थे, ए रुको रुको रुको, ए टोको 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 टोको, ए टोको, हाँ ये पत्थर सफेद कहाँ से आया? तो ए टोको पॉइंट उसका नाम ही रख दिया गया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर है नेपाल। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले को आयोजन किया जा रहा है? तो वो है नेपाल। तो हम सतत विकास, पर्यटन सतत विकास होगा, संस्कृति का आदान प्रदान होगा, इसके लिए जून 2024 में एक पर्यटन मेला बनाया जा रहा है। और उस पर्यटन मेले को आयोजन कौन कर रहा है? तो आंसर है इसका नेपाल आयोजन उसका कर रहा है। जून 2024 में किस देश के रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक यानी सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन एससीटीओ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है? तो आंसर है अर्मेनिया। किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक जिसको सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन सीएसटीओ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है? तो आंसर है अर्मेनिया ने। जून 2024 में क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जून 2024 में क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको। क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आंसर है मैक्सिको। क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको, मैक्सिको। क्लाउडिया मैक्सिको, क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको, क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2024 में सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है सिंगापुर। सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है सिंगापुर। सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है सिंगापुर में। सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है सिंगापुर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस
नए देश को जोड़ा है? तो आंसर है इजराइल को जोड़ा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो आंसर क्या है? इजराइल को जोड़ा है। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो आंसर है नेपाल। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा इसका? नेपाल। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई है? तो आंसर है यूरोपीय संघ द्वारा। मई 2024 में दुनिया का पहला प्रमुख एआई कानून को मंजूरी जो दी गई है वो है यूरोपीय संघ द्वारा। ठीक है, पहला प्रमुख एआई कानून। अब धीरे धीरे देखिए ऐसी चीजें आदमी सोच नहीं सकता था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोई कानून ला सकते हैं। धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि एआई का यूज बहुत गलत हो रहा है। डीप फेक एआई का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी इंसान को बदनाम कर सकता है। और भारत जैसे समाज में जहाँ पर लोग छोटी सी अफवाह को भी सच मान लेते हैं, वहाँ पर तो ये बहुत ही घातक है। तो जल्द ही इस पर भारत पर भी कोई कानून जरूर बनना चाहिए, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं भारत सरकार से। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है? तो पशु गैंडा है और पौधा क्या है? देवदार है। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन है? तो पशु है गैंडा और पौधा कौन सा है? देवदार। एलन मस्क ने सब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम twitter.com से बदल दिया है। तो वो कौन है? x.com। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन चेंज कर दिया। twitter.com पहले था, अभी क्या है? x.com। ठीक है, x.com एलन मस्क ने बदल दिया है x.com। पिछले दिनों किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? तो आंसर है जापान। 5G की तुलना में 20 गुना 6G है, 6G डिवाइस लॉन्च किया है तो वो है जापान। जापान जो है वो 5G की जगह पे भी 6G पे जा चुका है और 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है, तो आंसर है जापान। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बना है? तो आंसर है स्पेन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा बना था? तो पराग दूध। जैसे ही 100 सदस्य बने तो हमने पराग दूध को 100 पैकेट पराग दूध को उबाला था और सब सारे व्यूवर्स को बांटा था। अभी 99वां सदस्य जान लीजिए स्पेन, क्योंकि 99 वो ऐसा टाइम होता है ना जहां पर इंसान को बहुत पेन होता है। जब क्रिकेट सचिन तेंदुलकर बना रहे होते हैं 99 नंबर पे, तो सारे लोगों के दिल में पेन ही होता रहता है, भैया आउट ना हो जाना, 100 बनना चाहिए। तो वो पेन वाला जो मोमेंट है वो स्पेन है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन बना है? तो आंसर है स्पेन। मई 2024 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वह देश कौन सा है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ओफो, दैट्स रियली ग्रेट डिजास्टर क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब पूरी धरती का ग्लेशियर पिघलेगा और इस धरती पे जल स्तर बढ़ने से एक बहुत बड़ा विपत्ति, जिसको डिजास्टर बोलते हैं, वो आएगा और सारी मानव जाति का अंत हो जाएगा। ये बातें ऐसा कई सारी पौराणिक कथाओं में, पौराणिक कहानियों में ऐसा लिखा हुआ है और ये होगा, देखेगा। क्योंकि कई बार ऐसी चीज होती है जो हम अभी विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि जब आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले कोई ऐसा सोच सकता था कि पानी को हम बॉटल में बेच के पानी बेच सकता है कोई इंसान? क्योंकि उसमें पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, हर जगह तो नदी, नल, कुआं, तालाब बहुत कुछ होता था, लोग पानी पी लेते थे। लेकिन अब पानी को भी बेच रहे हैं लोग। आज से 10 साल पहले चलो पानी बिकने लगा था, लेकिन कोई ये सोचा था क्या कि ब्लैक वाटर और कौन कौन सा वाटर बनाएंगे जिसको हम 1000 रुपए में बेचेंगे? और उसको स्ट्रैटेजी देखिए कैसे बनाया जाता है कि बड़े बड़े जो सुपर स्टार हैं हमारे, जैसे खिलाड़ी हैं, कोई बड़ा विराट कोहली आ गए या बहुत बड़े कोई शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग स्टार जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं करोड़ों रुपए,
और जानबूझ के एक ऐसा फेक पॉडकास्ट कराया जाता है कि आप कौन सा पानी पीते हैं, तो वो बोलेंगे मैं ब्लैक वाटर पीता हूँ। तो ऐसा मार्केट क्रिएट किया जाता है उनके एक कहने से। हमारे देश में तो जानते ही हैं, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि क्या कहा था कि हमारे भारतीय तो रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, मतलब इंजन जिधर गया उधर ही एक साथ जब चले जाते हैं। तो वही चीज़ है कि कोई सुपरस्टार अगर कर दिया तो बस उसको मान के करने लगते हैं। तो जब पानी बिक सकता है, जो चीज़ आदमी की कल्पना से परे हैं वो काल्पनिक चीज़ें वास्तविकता में बदलती हुई दिख जाती हैं, तो ऐसे में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हमारे पौराणिक कथाओं में और जो बहुत सारे कथाओं में कहा जाता है कि धरती के सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, तो पिघल रहा है और वो दिख रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दिख रहा है। तो धीरे धीरे दिख रहा है और धीरे धीरे ये बहुत बड़े में बदल जाएगा। तो ग्लेशियर वैसे भी पिघल रहे हैं, आपको पता ही है। बहुत सारे आइलैंड्स जो है वो पानी जो में दब चुके हैं। द्वारका नगरी हमारी पानी के अंदर जा चुकी है, इंदिरा पॉइंट हमारा पानी के अंदर जा चुका है। तो पानी तो बढ़ रहा है, नो डाउट। तो अब ये इस क्वेश्चन को भी देखिए, ग्लेशियर पूरी तरीके से उसका खत्म हो गया है, तो वो कौन सा देश है? वो ग्लेशियर है, वेनेजुएला है। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया है, तो आंसर है यूक्रेन। वह देश जिसने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया, तो आंसर है यूक्रेन। फिर से मैं पढ़ता हूं, विश्व का पहला एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता, मतलब एआई से वो डिजिटल प्रवक्ता है, मतलब एआई जो है वो बोलेगा, उसका नाम क्या है? विक्टोरिया सी। तो विदेश मंत्रालय जो है ये आधिकारिक बयान दे रहा है, तो वो कौन सा देश है? तो यूक्रेन। तो जैसे अभी आपने सुना था क्वेश्चन कि मीडिया में कौन एआई एंकर बनी है, तो अभी आप विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान देने वाली एक प्रवक्ता बनाई गई है जिसका नाम है विक्टोरिया सी, जो एआई संचालित है। वो कौन सा देश है? तो यूक्रेन। क्यों ऐसा किया जाता है पता है? क्योंकि लोग डरते हैं, आधिकारिक बयान दिया जाता है जब, तो लोग डरते हैं कि अगर कोई विदेश मंत्रालय का एआई मॉडल कोई आधिकारिक बयान देगा तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति पे बातें नहीं जाएंगी। तो इसी कारण से ऐसा किया जा रहा है। और बाकी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ दिनों बाद सारे लोग अब सब कुछ एआई से ही कर रहे होंगे। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? तो एक्वेटिक्स वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? तो आंसर है वो भूटान। भूटान क्या कर रहा है? 2400 मीटर, समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोल रहा है। तो प्रतिस्पर्धी स्विमिंग मतलब वहां पे कंपटीशन होगा स्विमिंग पूल का। तो वो देश कौन सा है? वो है भूटान। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावित हो गई। तो यूरोपीय देशों ने फिलीपींस को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया है, ठीक है, घोषणा कर दी है, और ये आधिकारिक रूप से प्रभावी भी हो गई है। तो वो कौन से देश हैं? 3 देश यूरोपीय, नॉर्वे, स्पेन एंड आयरलैंड। नॉर्वे और स्पेन और आयरलैंड ने बोला कि भैया फिलिस्तीन एक देश है और हम उसको एक देश की मान्यता देते हैं। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन हुआ है। इस विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर है रोटरडम, नीदरलैंड। नीदरलैंड के अंदर एक रोटरडम है, वहां पर इस विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, रोटरडम, नीदरलैंड। दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया है, वो कौन सा है? स्क्वाड। दक्षिण चीन सागर में चीन विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, उसका नाम क्या है? स्क्वाड। आप सभी जानते हैं कि चीन क्या कर रहा है? चीन अपनी प्रसार की नीति को लगातार फॉलो करता आया है। चीन का प्रसार नीति का ही एक रीजन था कि उसने क्या किया कि जो तिब्बत का एरिया है उसको उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो उसी तरह से अभी भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो अपना चीनी सी सागर, जो चीन का जो सी स्पेस है, उसको भी बढ़ाता जा रहा है।
जिसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम वाला जो एरिया है, उन लोगों को, फिलीपींस का ये समुद्री एरिया, ये सब भी लोग हमेशा ऑब्जेक्शन कर रहा है कि चीन अपनी प्रसार नीति क्यों बढ़ा रहा है। भाई, ये हमारा समुद्र है। आप सभी को पता है कि समुद्र की बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी होती है, वो होता है कौन सा? समुद्री, हमारा मतलब वो उसको बोलते हैं सामुद्रिक विस्तार। और 24 माइल्स तक में क्या होता है? वो हमारा इस भारत का वो विस्तार है जहां पर हम टैक्स ले सकते हैं। 24 से लेकर फिर 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया हमारा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब वहां पर हम कुछ भी अपना मछली पालन करें, चाहे जो कर लें, वो हमारा अधिकार है। तो 200 नॉटिकल माइल्स जो तक का एरिया किसी भी देश का होता है उसके बेस लाइन से। तो ऐसे में आप बढ़ोगे जब, दूसरे का तो घटेगा ना। तो ऐसे में ताकि उसके प्रसार को नीति को रोका जा सके दक्षिणी चीन सागर में, तो ऐसे में 4 लोगों ने एक नम्र समूह बनाया जिसको स्क्वाड बोलते हैं। इस स्क्वाड में भारत नहीं है, याद रखना। कौन है इसमें? जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और अमेरिका। अमेरिका ने एक क्वाड भी बनाया है। वो क्वाड क्या था? अमेरिका चाइना के ही अगेंस्ट बनाया था। उसमें हम 4 लोग हैं। कौन? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। लेकिन यहां पर क्या है? भारत हट के क्या आ गया? फिलीपींस आ गया है। स्क्वाड में फिलीपींस है, क्वाड में कौन है? भारत आ जाता है। ठीक है। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश लगाने हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही संगठन क्वाड पहले से ही अस्तित्व में है। ठीक है। तो क्वाड जानते हैं, चीनी आक्रामकता पर अंकुश, जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने, जापान का टोक्यो विश्वविद्यालय है, कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची 5,640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया है। तो दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला बनाया जा रहा है, वेधशाला बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा। तो वो है अटाकामा वेधशाला, जो कि चिली में है। चिली जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और दक्षिण अमेरिका के देश में चिली है, और चिली के अटाकामा में टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान का टोक्यो विश्वविद्यालय है, जो कि चिली गया है। और वहां पर उसने क्या किया? एक सबसे ऊंचा वेधशाला बनाया है, जो कि उसकी ऊंचाई कितनी है? 5,640 मीटर। 10वां विश्व जल मंच, जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया, उसकी थीम क्या थी? तो आंसर है साझा समृद्धि के लिए जल। तो 10वां विश्व जल मंच, जिसका आयोजन कब होता है? 21 मई 2024 को। तो 21 मई को जल दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 21 मई, उसी के उपलक्ष्य में 10वां विश्व जल मंच बनाया गया। और इसको कहाँ पर आयोजित किया गया? इसको बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। थीम क्या थी? साझा समृद्धि के लिए जल। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है वियना में। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है वियना में आयोजित किया गया है। पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो आंसर है फ्लोट। देखो जरा, अभी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चंद्रमा पर एक रेलवे सिस्टम ही बनाने जा रही है। अब रेलवे बनाएगी, तो वो कौन से नाम से है? उसका उसका नाम है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। गजब गजब कारनामे हैं। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वां विश्व जलमंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई? तो आंसर है सऊदी अरब। 11वां विश्व जलमंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? तो आंसर है सऊदी अरब। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंटेन एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बनी है। तो आंसर है पूर्णिमा श्रेष्ठ। नेपाल की एक पर्वतारोही हैं जो कि 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई कर ली है। मतलब लोग एक बार नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने 13 दिन के अंदर 3 बार कर लिया। तो ये तो भाई अपने आप में एक जबरदस्त क्वेश्चन है, जो कि बहुत जरूरी है बनना। और ये एक महिला है, तो महिला शक्ति को नमन, जो दुनिया पर एक से एक ऐसी सीख देते जा रही हैं। और इसी के साथ ही ये दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बन गई है। उनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ तो हैं ही आप, और साथ ही साथ आप पूर्णिमा भी हैं। आपने पूर्ण कर दिया, अपने जीवन को, पहला जो लक्ष्य है जो आपने जीवन का संदेश दिया,
3 बार सफल चढ़ाई कर दी एवरेस्ट पर, वो भी 13 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में मिसाल है। पूर्णिमा श्रेष्ठ को सत सत प्रणाम। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? तो आंसर है यूएई। किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की? तो आंसर है यूएई। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आंसर है नान यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। मई 2024 में टाइम्स हायर एज द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आंसर है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। पिछले दिनों नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो आंसर है पोखरा। पिछले दिनों नेपाल ने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो आंसर है पोखरा को। पिछले दिनों नेपाल ने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो आंसर है पोखरा। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया? न्यूयॉर्क, अमेरिका। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट में विश्व का सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया? न्यूयॉर्क, अमेरिका को घोषित किया गया। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया? तो आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। पिछले दिनों नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो आंसर है पोखरा को। नेपाल ने आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है? तो पोखरा को। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। लेकिन पर्यटन राजधानी क्या होगी? पोखरा। ठीक है। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? तो आंसर है जिग। ZI जिम्बाब्वे गोल्ड, जिग जिसको बोलते हैं, जिम्बाब्वे गोल्ड। तो फिर से मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? तो अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है, वो है, उसका नाम है जिग, जिग जिसको बोलेंगे, जिम्बाब्वे गोल्ड, जिग, जिम्बाब्वे गोल्ड। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्यीय देशों कौन कौन से? लातविया, पहला कौन सा है? लातविया, ठीक है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। 6 सदस्य देश कौन से हैं? लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध, संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा किसके विरुद्ध की है? रूस के। नाटो के कौन से 6 देश? लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। इन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि भैया हम रूस के खिलाफ एक दीवार बनाएंगे जिसका नाम होगा ड्रोन दीवार। ठीक है। वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार में किस देश ने ग्रहण की है? तो कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। अब ये कोलंबो प्रोसेस क्या है? तो कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समस्त देशों के प्रति प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। अब ये कोलंबो प्रोसेस क्या है कि जो हमारे एशिया के देश हैं उनमें जो विदेशी रोजगार करने जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेबर बन के जाते हैं, तो उनके लिए भी तो कोई एक आवाज उठाने वाला होना चाहिए ना। तो उसी लिए कोलंबो प्रोसेस बनाया गया है। उसमें इस बार की अध्यक्षता कौन कर रहा है? वो भारत कर रहा है। ठीक है। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया है? तो आंसर है सऊदी अरब। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को आपको पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उस पर्यावरण दिवस में वैश्विक समारोह जो होता है उसकी मेजबानी कौन कर रहा था पर्यावरण दिवस की? तो वो है सऊदी अरब कर रहा था। वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। तो एक चेतुमल खाड़ी है, वहां पर एक एक दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। अब ये देश कौन सा है? वो देश है मैक्सिको। मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है जिसकी गहराई है 13,800 फीट। अभी 1100 फीट चैलेंजर था। ठीक है। अभी हमको मिल गया है तामजा ब्लू होल जो कि 1380 फीट गहरा है। तो मैक्सिको, अभी क्वेश्चन बदलने वाला है। अभी
दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? वो है तामजा ब्लू होल। ठीक है, तो वो है 1380 फीट पर। ये क्वेश्चन बनेगा, अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब ये तामजा ब्लू होल कौन सा है? मैक्सिको में है। तामजा ब्लू होल कहाँ पर है? मैक्सिको की खाड़ी में है। मैक्सिको में क्या है? तामजा ब्लू होल, जो कि 1380 फीट है। अभी तो हमने अभी पूरा अर्थ ही हमने नहीं खोजा है। अर्थ में बहुत सारे होल्स मिलेंगे, और भी गहरे मिलेंगे, पाताल लोक भी मिलेगा। 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई है। तो किसको सौंपी गई है? भारत को सौंपी गई है। 81वां अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है, उसकी वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई किसको? भारत को सौंपी गई है। 81वां अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में किसको सौंपी गई है? तो वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई है, किसे सौंपी गई? तो आंसर होगा भारत को सौंपी गया है। जून 2024 में किसे दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? जून 2024 में किसने दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च कर रहा है? तो वो है वोल्वो कार्स। वोल्वो कार्स दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा कर रहा है। कौन कर रहा है? वोल्वो कार्स कर रहा है। दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट। ईवी बैटरी पासपोर्ट कौन दे रहा है? वोल्वो कार। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका नाम है आलेग कोनोनेंको। आलेग कोनोनेंको क्या कर रहे हैं कि ये एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि सबसे ज़्यादा 1000 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का एक इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। 1000 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने बनाया? ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको ने 1000 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये कहाँ से है? रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी को 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ है, तो वो देश कौन सा है? इंडोनेशिया। माउंट ईबू इंडोनेशिया में है। माउंट ईबू इंडोनेशिया में है, वहां पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो वो है इंडोनेशिया, माउंट ईबू में। मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में विजेता कौन रही है? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पेस्कोवा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड कौन बनी है? मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा। मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्कोवा। मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। अब अच्छा कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलिए ऐसे ही आपके सामने ही डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करके उसको याद करते हैं। क्रिस्टीना में हम क्या ढूंढ सकते हैं? क्रिस्टीना मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड मिस, और क्रिस्टीना, क्रिस्टीना में हम क्रिस्टीना क्रिश्चियन, और चेक रिपब्लिक की हैं, ये चेक रिपब्लिक की हैं क्रिश्चियन क्रिस्टीना, ये मिस वर्ल्ड है। तो वर्ड है मिस, मिस अक्सर हम लगाते हैं क्रिश्चियन वगैरह, मिस मैम, तो ये सब क्रिश्चियन वर्ड ही तो है। तो मिस वर्ड कौन है? मिस वर्ड किस में लगाते हैं हम? क्रिश्चियन लोगों पे, यानी क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा ये चेक रिपब्लिक की हैं, मिस वर्ल्ड 2024 जीती हैं, और ये आयोजित कहाँ हुआ था? तो मुंबई में आयोजित हुआ था। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश ने 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया है? तो उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो आंसर है स्वीडन। आंसर क्या है इसका? स्वीडन। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को नाटो के 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो आंसर है स्वीडन। स्वीडन भी नाटो में शामिल हो रहा है, धीरे धीरे सब नाटो में शामिल होते जा रहा है। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को क्या किया गया है? संवैधानिक अधिकार दे दिया गया, अधिकार बना दिया गया है। गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तो वो कौन सा देश है? वो है फ्रांस। ठीक है, ये दुनिया का पहला देश है जिसमें गर्भपात अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, क्योंकि आपका ये संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर जो दर्ज करने वाला देश है वो है दक्षिण कोरिया। दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो आंसर है दक्षिण कोरिया। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया? तो आंसर है कतर एयरवेज। कतर एयरवेज। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेस को समा 2.0
ओ नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया? तो आंसर है कतर एयरवेज, कतर एयरवेज। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर है स्टारगेट सुपर कंप्यूटर, स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो आंसर है पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा नए अस्थायी सदस्य, हर साल नए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के लिए नए अस्थायी सदस्य के रूप में सबसे बड़ी बात किसको चुन लिया गया? हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को चूज किया गया, सोमालिया डाकुओं के देश को चूज किया गया, डेनमार्क को चूज किया गया, पनामा और ग्रीस को चूज किया गया। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? वॉक द टॉक योग सत्र जो है वो किया है जिनेवा, स्विट्जरलैंड ने। डब्ल्यूएचओ ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम लॉन्च आयोजित किया गया। मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो आंसर है वियना, ऑस्ट्रिया। कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा की है? परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कजाकिस्तान ने की है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? वो कजाकिस्तान कर रहा है। और कहां पर कर रहा है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना, ऑस्ट्रिया में कजाकिस्तान गया। वियना, ऑस्ट्रिया में कजाकिस्तान किया गया और उसने क्या किया? परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर डाली। ठीक है। मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया है? पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया? तो आंसर है अमेरिका। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया? आंसर है अमेरिका। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपने अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की है? तो आंसर है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन, जिसका एक्चुअल प्राइस जो डॉलर में अगर देखेंगे, वॉन का डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 72.6 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ा है, के साथ अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की है। तो भैया कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब कोरिया ने एक अपनी अंतरिक्ष एजेंसी बना ली है जिसमें 100 ट्रिलियन वॉन खर्च करेगा, 72.6 बिलियन डॉलर, बहुत ह्यूज अमाउंट है। और धीरे धीरे ये उसका एक नया अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसका अंतरिक्ष एजेंसी होगी, उसका नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और ये 2045 तक ये मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे, उनका ऐसा मानना भी है। बहुत बड़ा, कमेंडेबल। दुनिया का पहला लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, 4 जून को कहाँ खोला गया? तो आंसर है हंगरी में खोला गया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी जिसको बोला जाता है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसको ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी बोला जाता है, कहाँ खोला गया? तो आंसर है हंगरी में खोला गया। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ है, तो अमेरिका की पहली निजी कंपनी, तो आंसर है लैंडर ओडीसीएस, लैंडर ओडीसीएस। तो दुनिया की पहली निजी कंपनी, दुनिया की पहली निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स, इंट्यूटिव मशीन्स, दुनिया की पहली निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ है। एक लैंडर है जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ है। तो ऐसा तो कई लोग कर चुके हैं, तो क्यों फेमस हो रहा है? क्योंकि ये दुनिया का पहला निजी कंपनी है, अमेरिका की पहली निजी कंपनी है। तो अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स है। तो भाई साहब, अमेरिका में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो, जैसे हमारे यहाँ जो काम इसरो कर रहा है वो काम वहाँ पे कर रहे हैं। जैसे स्पेस एक्स आया,
तो वो भी ऐसे ही बहुत असफल हुआ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त अभी आ गया है। सारे अंतरिक्ष एजेंसियों का धीरे धीरे वो मतलब वॉट लगाता जा रहा है, एक से एक कारनामे कर रहा है। तो अभी अमेरिका की निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स है, उसने क्या किया कि मंगल ग्रह पर, सॉरी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उसने एक अपना लैंडर उतारा है, जिसका नाम क्या है, लैंडर ओडीसीएस। लैंडर ओडीसीएस। और निजी कंपनी का नाम क्या है, इंट्यूटिव मशीन्स। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन यानी सीएमएस कॉप 14 का आयोजन कहाँ किया गया, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। समरकंद उज्बेकिस्तान में क्या किया गया, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, समरकंद उज्बेकिस्तान में। फरवरी 2024 में कहाँ पर 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो आंसर है जर्मनी। 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर है जर्मनी। फरवरी 2024 में कहाँ पर 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो आंसर है जर्मनी। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर है काठमांडू, नेपाल। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर है काठमांडू, नेपाल में किया गया। विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर है काठमांडू, नेपाल में। विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आंसर है काठमांडू, नेपाल। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया है, तो हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया जस्टिस नवाफ सलाम। जस्टिस नवाफ सलाम जो कि लेबनान के हैं। जस्टिस नवाफ सलाम जो कि लेबनान के हैं, उनको हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चुना गया है। वो कौन है, जस्टिस नवाफ सलाम। पता ही है आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पर, हेग में है। वहाँ पे नए जो जस्टिस चुने गए हैं, तो उसका अध्यक्ष, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया है, वो कौन है, जस्टिस नवाफ सलाम, लेबनान के हैं। जस्टिस नवाफ सलाम लेबनान के हैं ये। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय एक टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन कौन कौन सा आरटीएसएस एसओआई मॉस्क्यूरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो कैमरून। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था एक एक वैक्सीन जो कि हम कौन विकसित कर रहा था, हमारा भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये दोनों मिलकर बना रहे थे। तो उस वैक्सीन को कौन यूज़ कर रहा था, अफ्रीका का देश यूज़ कर रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे दुनिया का पहला देश कौन बन रहा है, कैमरून। और वो क्या कर रहा है, नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला। यानी अभी वो एक, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि वो देश बताइए जो कि नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन दे रहा है। यानी अभी तक हमारे यहाँ पे मलेरिया वैक्सीन नहीं लगती लोगों को, लेकिन अभी क्या है कि उस देश में वो नियमित कार्यक्रम के रूप में मलेरिया वैक्सीन प्रोवाइड कराएगा। और उस मलेरिया वैक्सीन कौन सी है, उसका नाम है आरटीएसएस AS01 मॉस्क्यूरिक्स। AS01 मॉस्क्यूरिक्स, आरटीएसएस AS01 मॉस्क्यूरिक्स। उसको अब जो है वो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में उसको शामिल कर लिया। यानी अब जैसे लोगों को हैजा का टीका लगता है, वैसे ही अब मलेरिया का भी टीका लगेगा। वो देश कौन सा बना है, कैमरून। दुनिया का पहला देश है कैमरून। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन यानी लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन का लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया, कैलिफोर्निया, अमेरिका में खोजा गया। तो विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है, तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फरवरी 2024 में जारी टॉमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है, तो आंसर है लंदन। लंदन दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला देश है। यानी दिल्ली में इतना ट्रैफिक जाम लगता है, उससे भी ज़्यादा अगर ट्रैफिक जाम कहीं लगता है तो वो है लंदन। क्योंकि अक्सर ऐसा हो पाया गया है कि जो भी देश बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं, उसी देश में लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे दिल्ली है भारत की, दिल्ली राजधानी, राजधानी सब बसना शुरू हो गए, भीड़ हो गई, ट्रैफिक हो गया। लंदन तो दुनिया का सबसे अच्छा, तो सारे देश के, उनके देश के सब लोग वहीं पे जाके बसने लगे, भीड़ हो गया, ट्रैफिक हो गया, तो लंदन है। अगर आप अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के पड़ाव में आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी हो गई होंगी। तो ऐसे में आपका मन
को मन का आपका बहकना बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा गाना मैं गाने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो अक्सर हमारे साथ यही होता आया है कि जब हम कभी भी जब किसी चीज़ को करते हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो हमारा मन ही है। मन ही हमें बहकाता है। तो आई होप इस गाने से आपको बहुत कुछ थोड़ा पॉजिटिविटी आई होगी और आपका मन जो भटक रहा था वो अभी केंद्रित हो चुका होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम फिर से करंट अफेयर्स के सेशन को। तो फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू हुआ है? यूपीआई यूपीआई जो हमारे भारत में जो चलता है, उसका औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू हुआ है, वो भी देश के बाहर। कहाँ? यूरोप में। अब यूरोप में तो बहुत सारी कंट्रीज है ना, तो उस यूरोप की कौन सी कंट्री में? तो आंसर होगा फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ पर? एफिल टावर के पास में हमने पहली बार यूपीआई का औपचारिक रूप से मतलब ऑफिशियली प्रयोग शुरू हुआ है। श्रीलंका का 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह, कौन सा? 76वां, 4 फरवरी को पड़ता है वहां पर। हिंसा हिस्सा लेने के लिए कौन सा भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? अब हुआ ये कि श्रीलंका का 76वां स्वतंत्रता दिवस हो रहा है, 4 फरवरी को पड़ता है, तो हमने अपनी भारत की तरफ से एक पनडुब्बी भेजी है जो कि उसके प्रोग्राम में हिस्सा लेगी। उस पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस करंज। आईएनएस करंज क्या है? एक पनडुब्बी है जो कि कहाँ गई है? 76वें स्वतंत्रता दिवस श्रीलंका का, जो कि 4 फरवरी को होता है, कोलंबो बंदरगाह के पास। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? तो आंसर है विश्वास का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। क्या है रीबिल्डिंग ट्रस्ट? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ हुई? स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। और उसका थीम क्या था? वो था विश्व विश्वास का पुनर्निर्माण। स्विट्जरलैंड के दावोस में क्या घटित हुआ है? विश्व आर्थिक मंच घटित हुआ है। कौन से नंबर का? 54वें नंबर का। और उसका जो विषय था वो क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? तो ब्रिक्स की सदस्यता 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक रूप से ग्रहण की है। कौन से देश हैं वो? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। यानी ब्रिक्स में 5 लोगों ने एंट्री मारी है। ठीक है, वो 5 लोग कौन कौन से हैं? 5 देश कौन कौन से हैं ब्रिक्स में? तो वो है मिस्र, ठीक है, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप इस घटनासार संग्रह जो है इसको आप पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं इसके बाद जो है डिटेल्ड में भी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। लेकिन पहले इसको क्यों रखा जाता है? ताकि आप एक बार जल्दी से आप पूरे देश की घटनाक्रम को, पूरे विश्व के घटनाक्रम को, 1 साल के अंदर जो जो घटित हुई वो आप जान लें। फिर उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो चूंकि आपने वो लाइन हेडिंग्स पढ़ी हुई हैं, तो डिटेल में वो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। अच्छा ये मैंने पढ़ा है, अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेता हूँ। तो इसके बाद जो है डिटेल्ड वाला ही करंट अफेयर्स है, इसकी बुक का जो खंड है, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय खत्म होता है, मैं डिटेल पे काम करना स्टार्ट करूंगा और 1 से 2 दिनों में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। और जब ये सारी वीडियोस हो जाएंगी तो मैं इन सब को कंपाइल करूंगा। बट आप ये देखते चलिए, आप सारी वीडियोस का वेट मत करिए कि सब आएंगी तभी देखेंगे। आप देखते चलिए, फिर वीडियोस जब सारी आ जाएगी तो लगभग 30-32 घंटे का वीडियो हो जाएगा। उसको मैं कंप्लीट बना के एक साथ डालूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा भी होने वाला है। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित
19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट नाम शिखर सम्मेलन 2024 जो हुआ है, वो उसका थीम क्या है? वो है डीपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। तो साझा वैश्विक समृद्धि हो सके मतलब हम केवल एक ही देश ना बढ़े, लगभग सारा देश एक साथ बढ़े, पूरे विश्व के सभी कंट्रीज में एक साथ जो है समृद्धि हो, इसके लिए एक नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ, उसका शिखर सम्मेलन हुआ, उसकी थीम यही रखी गई। तो नैम जो है नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उसका 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन था ये। और ये कहाँ आयोजित हुआ है इसका शिखर सम्मेलन? वो है युगांडा के कंपाला में आयोजित हुआ है। युगांडा कहाँ पर है? वो एक अफ्रीकी कंट्री है, उसके कंपाला में, युगांडा के कंपाला, कंपाला उसकी राजधानी है, युगांडा के कंपाला में आयोजित हुआ है। पिछले दिनों डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय देश बना है। तो डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो आंसर है फ्रांस। डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में विश्व की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है? तो आंसर है बीटा वोल्ट। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया? तो आंसर है बीटा वोल्ट। बीटा वोल्ट। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हत्प 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो आंसर है ईरान। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हत्प 1 नामक 3 उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया? ईरान। तो मुस्लिम देश की बात हो रही है, तो आप तुरंत गल्फ कंट्रीज में पहुंच जाएंगे और आपको मैं बता दूं ये ईरान की बात हो रही है। ईरान ने 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है, वो कौन कौन से हैं? महदा, कैहान 2 और हत्प 1। महदा, कैहान 2 और हत्प 1। ठीक है। तो यहाँ हमने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ लिया है। अब हम आर्थिकी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आई होप जिस तरह से आपने राष्ट्रीय को प्यार दिया है उसी तरह से आप इस अंतर्राष्ट्रीय को भी घटनाक्रम को प्यार देंगे। आप ढेर सारा इसको व्यूज़ देंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे, और हम जल्द से जल्द आर्थिकी हम कंप्लीट करेंगे, और इस तरह से हम सारी बुक को कंप्लीट कर रहे होंगे। और डेफिनेटली आपको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़रा कमेंट कर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होती है और उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। तो इसी के साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।